नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शिव प्रसाद सिंह की एक प्रसिद्ध कहानी कर्मनाशा की हार पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध हुई है और सबसे पहले मैं इस कहानी के शीर्षक पर विचार करूं तो कर्मनाशा एक ऐसी नदी है जिसके बारे में ये किंवदंती प्रचलित है कि इस नदी में स्नान करने से कोई पुण्य का लाभ नहीं होगा, बल्कि आपके कर्मों का नाश ही होगा। ये एक किंवदंती है और ये कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बहती है और वही उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन भी करती है। तो इस कहानी के माध्यम से जो इसके आसपास के गांव हैं, उन गांवों की संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन ये आंचलिक कहानी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे वाक्यों का या शब्दों का प्रयोग किया गया है जो उस अंचल में प्रयुक्त तो होते हैं, लेकिन इस कहानी को हम आंचलिक कहानी नहीं कह सकते। ये कहानी एक आदर्श की भी कहानी है, ये कहानी समाज में होने वाले जद्दोजहद की कहानी है और ये एक प्रेम कहानी भी है। इस कहानी में मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि कैसे एक उच्च वर्ण का जो एक नवयुवक है वो एक विधवा से प्रेम करने लगता है और वो विधवा एक तथाकथित निम्न जाति से आती है। तो उनके बीच जो प्रेम होता है, उस प्रेम में शारीरिक संपर्क भी होता है, सानिध्य भी होता है और विधवा माँ बन जाती है और उसके बाद जो उससे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उस प्रताड़ना को झेलने के क्रम में ही सारी कहानी आगे बढ़ती है। होता यह है कि कहानी का जो आरंभ है, उस कहानी के आरंभ में ही ये चर्चा सामने आती है, ये प्रसंग सामने आता है कि एक विधवा है और उस विधवा के एक बच्चा हुआ है और सब पूरा का पूरा गांव उसके विरुद्ध है। फिर कहानी आगे बढ़ती है तो कहानी में पता चलता है कि एक पाणे जी हैं, उन पाणे जी का एक छोटा भाई है जो उस विधवा से प्रेम करता है। पाणे जी बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के हैं और वे इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि एक तो वो विधवा है, दूसरा तथाकथित नीची जाति की है और उसके बीच में प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम तो अपनी जाति के बीच ही हो सकता है, अपने समाज में ही हो सकता है। दूसरे समाज की स्त्री और वो भी विधवा से प्रेम कैसे किया जा सकता है। और यही इस कहानी का पूरा संघर्ष है। लेकिन ये कहानी जब अंत की ओर बढ़ती है तो जैसा कि मैंने कहा कि कर्मनाशा के बारे में एक किंवदंती है कि जब इसकी बाढ़ फैलती है, जब इसका पानी बढ़ता है और गांवों को लीलने लगता है, तो ये किंवदंती है कि किसी न किसी की बलि अगर दे दी जाए तो ये बाढ़ लौट जाती है। और इसी किंवदंती को मानते हुए गांव के लोग कर्मनाशा की नदी पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो जो विधवा स्त्री है उसको और उसके जो नवजात शिशु है उसकी बलि देने के लिए पहुंचते हैं। कहानी अगर यहीं पर समाप्त हो जाती तो शायद आदर्श सामने ना आता, ये केवल यथार्थी ही रह जाता, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा गांव में या अन्य इलाकों में हुआ करती हैं कि जहां परंपरा को तोड़ने की बात सामने आती है, जहां परंपराएं टूटती हैं, उन परंपराओं को जो की रक्षा करने वाले जो तथाकथित लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी हत्या करके ही हम इससे निजात पा सकते हैं, अपने नैतिक अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अंत में जो पाणे जी हैं वो पाणे जी इसका विरोध करते हैं और उस विधवा स्त्री को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उस बच्चे को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कहानी का अंत होता है वो कहानी का अंत आदर्श के रूप में होता है। जैसे प्रेमचंद की भी जिन कहानियों को हम पढ़ते हैं, उन कहानियों में जो समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के अंत में एक हृदय परिवर्तन की बात आती है
और प्रेमचंद के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि प्रेमचंद अपने पात्रों का हृदय परिवर्तन कराते हैं। उसी परंपरा में शिव प्रसाद सिंह भी अपनी इस कहानी में जो इनका प्रमुख पात्र है पांडे, उसका हृदय परिवर्तन कराते हैं। अब जो ये पूरी कहानी है, और यही कहते हैं कि यही कर्मनाशा की हार है कि बिना किसी बलि के, बिना किसी हत्या के कर्मनाशा सिकुड़ जाती है, अपने दायरे में चली जाती है और वो फिर बलिदान नहीं मांगती। तो ये जो अंधविश्वास फैले हुए हैं गांव में, उस अंधविश्वास का चित्रण और उसका विरोध प्रतिरोध इस उपन्यास में, इस माफ कीजिएगा, इस कहानी में सामने आया है। ये कहानी निश्चित रूप से 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों की कहानी नहीं है। ये जो परंपरा की सड़न है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं समाज की, उन रूढ़ियों के विरुद्ध ये कहानी कहती है। और इसमें जो प्रेम पनपता है, उस प्रेम की सूक्ष्मता का वर्णन है। शिव प्रसाद सिंह ने यह स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास किया है कि जो प्रेम होता है वो प्रेम जाति नहीं देखता, वो प्रेम बंधन नहीं देखता, बल्कि प्रेम एक सूक्ष्म अवसर है, सूक्ष्म मनस्थिति है, जिसमें केवल संवेदनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि समाज में जो विधवा की स्थिति है, और समाज में खास तौर पर गांवों में जिस प्रकार विधवाओं को इस रूप में देखा जाता है कि वो मनुष्य हैं ही नहीं, उनमें कोई भाव है ही नहीं, उनमें किसी से प्रेम करने का अधिकार उन्हें नहीं है, और वे उनका जीवन जो है वो पति के बिना बिल्कुल नारकीय है। उसे साध्वी के रूप में रहना चाहिए, उसे समाज से कट कर रहना चाहिए। लेकिन शिव प्रसाद सिंह ने ये दिखाया है कि ऐसा होता नहीं है समाज में, बल्कि अगर कोई विधवा हो जाती है और उसके बीच जो क्या उम्र है उसकी उम्र कुछ नहीं है, वो युवती है और वो प्रेम करना चाहती है, उसके मन में एक उमंग उठती है, प्रेम की उमंग उठती है, और उसे वो छिपा कर नहीं रखती है, बल्कि वो प्रदर्शित भी करती है। वो जो उसका प्रेमी है उसके प्रति अपना अनुराग भी व्यक्त करती है। बार बार पांडे जी अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, बड़े व्यक्ति बनो, इन चक्करों में कहाँ फंसते हो। कुछ दिनों के लिए वो इसकी बात को मान लेता है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता है तो प्रेमिका ही उसके सामने उसका दृश्य नाचने लगता है। तो प्रेम जो है, प्रेम न बाड़ी उपजे, ये खाला का घर नहीं है। ये प्रेम तो एक दोधारी तलवार है, जिसमें प्रेम करने में जो सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, सामाजिक जो मान्यताएं हैं, वो सामाजिक मान्यताएं टूटती हैं, सामाजिक रूढ़ियां टूटती हैं, उसी को तोड़ती है ये कहानी। और ये बताती है कि समाज में किस प्रकार जब प्रेम पनपता है तो सारी वर्जनाओं को तोड़ देता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है, सब कुछ तोड़कर प्रेम पनपता है। और हृदय परिवर्तन की जहां तक बात है, वहां यह दिखाया गया है कि मनुष्य वस्तुतः अंदर से अपने उसमें एक अच्छाई होती है, और जब यह अच्छाई बुराई के ऊपर जब उसकी जीत होती है तो वो एक अच्छा मनुष्य के रूप में उभरता है। पांडे जी का जो चरित्र निर्मित किया गया है, वो चरित्र इसी तरह से निर्मित किया गया है। जो दृश्य निर्मित किए गए हैं इस कहानी में, उसमें एक जो भाव उभर कर सामने आता है कि किस प्रकार गांव के लोग अचानक उस लड़की के खिलाफ हो जाते हैं, और जो इस गांव, और इसका प्रचार कौन करता है? एक स्त्री इसका प्रचार करती है, एक बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है, वही घूम घूम कर इसका प्रचार करती हैं और इसका विरोध करती हैं। यानी स्त्री को भी इस तरह से उनकी मानसिकता तय कर दी जाती है कि वो स्त्री के मन को नहीं समझ पाती, बल्कि स्त्री भी एक तरह से पुरुष हो जाती है। और जो पुरुषवादी समाज है, जो वर्चस्ववादी, पुरुष वर्चस्ववादी जो समाज है, स्त्री भी उसी में उसका कायांतरण हो जाता है, उसी में उसका प्रवेश हो जाता है। तो ये कहानी इस तरह से बढ़ती है, और
कई परिस्थितियों में एक बार जब दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम कर रहे होते हैं तो किस प्रकार से उसका बड़ा भाई उसे जाकर उसे धिक्कारता है। दूसरी बात, जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने आती है, वो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, वह ब्राह्मण वर्ग अब केवल अपनी जाति के कारण उसकी निष्ठा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति उसको विकलांग है, उसका पैर खराब है, उसको कहता है अरे लंगड़ तू यहाँ क्यों आया। तो इस तरह से ब्राह्मणों के प्रति जो एक श्रद्धा भाव है, वो श्रद्धा भाव भी अब समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये कि जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि वो गरीब हो चुका है। वो क्या करता है कि वो जो रुई है, उस रुई में से उसके बीज निकालता है, उसके बीज निकाल के उससे धागा बनाता है और उससे यज्ञोपवीत करता है और लोगों को के बीच यज्ञोपवीत वो वितरित करता है और अपने भाई को पढ़ाता है। तो लगातार जो एक ब्राह्मण परिवार है, उस ब्राह्मण परिवार के जो गरीब होने की जो कथा है, वो कथा भी इसमें आई है। दूसरी बात यह है, जो एक महत्वपूर्ण बात है, कि एक छोटा सा घर है उसके पास और वो छोटा सा घर भी टूटता जा रहा है। जो उसका पुश्तैनी मकान है वो भी टूट रहा है, यानी अपनी परंपराओं की वो रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। केवल एक उसके पास एक ही रोजगार है कि वो किस तरह से पूजा कराकर, पाठ कराकर अपना जीवन गुजार पाता है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है पांडे, उसके मन में लगातार द्वंद्व चल रहा है। वह द्वंद्व चल रहा है कि जो परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को वो कैसे तोड़ दे, क्योंकि वो परंपरा का रक्षक भी है, परंपरा का वाहक भी है। और उसकी इस मनस्थिति को तुलसीदास के एक चौपाई से उन्होंने व्यक्त किया है। कह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहु विनयम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। आपको सीता का वो प्रसंग याद होगा कि जब सीता अशोक वाटिका में रावण ने उनको कैद कर रखा है, तो उनका जो दुख है, वो दुख इस रूप में प्रकट हुआ है। सीता कहती हैं कि हमारी जो विधि है, हमारा जो भाग्य है, वो प्रतिकूल हो उठा है। अब गांव का जो व्यक्ति है, वो गांव का व्यक्ति, जब आप कभी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि हर एक गांव में, हर एक के चौपाल पर रामचरितमानस की एक पुस्तक लाल कपड़े में बांधकर रखी होती है, बहुत श्रद्धापूर्वक, और गांव का हर व्यक्ति उसे पढ़ता है और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करता है। इसलिए चूंकि वो लगातार उसे पढ़ता लिखता रहता है, इसलिए उसके मन में जो भाव आते हैं वो रामचरितमानस के ही भाव आते हैं। मिलई न पावक मिटई न सूला, कहीं से आग भी नहीं मिल रहा है कि उससे मैं जल जाऊं और मेरे सारे सूल, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं। सुनहु विनयम विटप अशोका, वो अशोक से कहती है, अशोक वृक्ष से कहती हैं सीता जी कि तुम मेरी विनती सुन लो और मेरा शोक हर लो, सत्य नाम करु हरु मम शोका। तुम्हारा नाम अशोक है, शोक को हरने वाले हो तुम अपने नाम को सिद्ध करो, तुम अपने नाम को के सत्य को प्रमाणित करो और मेरे सारे शोक को हर लो। बहुत दुखी हैं पंडित जी, और जो उनका दुख है वो शारीरिक दुख नहीं है, वो मानसिक दुख है। और गांव के लोग जब दुखी होते हैं तो उनके मन में टैगोर, टॉल्स्टॉय या प्रेमचंद नहीं आते हैं, बल्कि तुलसी आते हैं उनके मन में। और इसीलिए इस चौपाई का प्रयोग किया है शिव प्रसाद सिंह ने। शिव प्रसाद सिंह ने जो परिवेश निर्मित किया है इस कहानी में, वो परिवेश
ग्रामीण है, ग्रामीण सांस्कृतिक है। जैसे गांव में शादी ब्याह होता है उसका वर्णन किया है, और किस तरह से जब समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो गांव का भी चरित्र, गांव का भी मन कैसे बदल जाता है, उसका चित्रण है। कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फागुन का आरंभ था, मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गांव भर में खुशी छाई रहती थी, जैसे सबके घर में शादी होने वाली हो। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब गांव में शादी होती है, आप लोगों को, जिन लोगों को गांव का अनुभव होगा, वो ये जानते होंगे कि जब गांव में किसी के घर शादी होती है, चाहे मुखिया के घर में शादी हो या सामान्य घर के लोगों के यहाँ शादी हो, वे सब एक दूसरे से मिलकर इस शादी का आयोजन करते हैं। एक घर की शादी सबके घर की शादी होती है। तो ये जो सांस्कृतिक मिलन है, जो सांस्कृतिक एकता है, जो सांस्कृतिक सद्भाव है, वो गांव में अभी जीवित है। हालांकि गांव में भी ये सांस्कृतिक सद्भाव अब कम हो रहा है, लेकिन ये सांस्कृतिक सद्भाव है। जिस समय ये कहानी लिखी गई थी 1960 और 70 के बीच में, उस समय भी ये सद्भाव था। और शादी विवाह में तो आज भी गांव के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चूंकि यह गांव, यह शादी गांव के एक संपन्न व्यक्ति के घर में हो रही है, इसलिए उसका वर्णन करते हैं। सब लोग पट्टी कटा रहे हैं। अब ये जो है, सब लोग पट्टी कटा रहे हैं, ये आज के बच्चों तुमको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पट्टी कटा रहे हैं मतलब ये जो पुरुष होते हैं, तो जो नाई आता है, अब तो हम सैलून में जाते हैं ना, तो वहाँ गांव में लोग घर पे आते हैं और बैठ जाते हैं अपने घर पे, और कुर्सी पर या नीचे और कहीं पर, और पट्टी कटाते हैं। पट्टी कटाने का मतलब पूरा बाल कटाना नहीं है, बल्कि साइड के जो बाल है, पीछे के जो बाल है, उसको कटाना है। तो लोग पट्टी कटा रहे हैं। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुलों चौड़ी, जैसे जो शौकीन है उनकी पट्टी जो है वो 4 अंगुल चौड़ी रहेगी। छुरे से बनी थी। पहले गांव में जिस तरह से अब हम लोग रेजर का प्रयोग करते हैं, गांव में अभी भी छुरे से ही शेविंग की जाती है। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लगी थी। अब 2 बजने को आए थे। साबुन लग रही थी, पैरों में जमी मैल सीकड़े से रगड़ रगड़ कर छुड़ाई जा रही थी। ये पूरा उत्साह का जो माहौल है, सांस्कृतिक माहौल है, उसका वर्णन इन्होंने किया है इस अवसाद के बीच में। गांव में बहुत गरीबी है, गांव में बहुत दुख है, लेकिन जब यही सांस्कृतिक आयोजन, खास तौर पर शादियां, होली और जो अन्य पर्व है, लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, ये जो सारी सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, वह व्यक्ति अपने को इन्वॉल्व करने के लिए, अपने को उत्साहित करने के लिए, अपने को ऊर्जावान रखने के लिए वो ये रखता है। अब ये दृश्य देखिए, छोटे छोटे वाक्य हैं। बारात आई, इसका एक दृश्य बनाइए आप। कोई फिल्मकार होगा तो उसका ये दृश्य बनाएगा। आप भी अपने मन में एक दृश्य बनाइए। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। अब ये द्वार पूजा क्या है? आजकल बहुत से लोग इस द्वार पूजा से परिचित नहीं होंगे, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग हैं, उनको ये मालूम है कि द्वार पूजा क्या होता है। बारात आती है, फिर जो वर है वो वर सामने बैठता है, पंडित जी बैठते हैं, लड़की का पिता बैठता है, और उसके बाद द्वार पूजा होती है। उस द्वार पर जो पूजा होती है वो वर की पूजा होती है। उसका स्वागत हो रहा है उस घर में एक सदस्य के रूप में। तो द्वार पूजा हो रही है। शाम को महफिल भी जमी है, जैसे नाच होता है उसका भी जिक्र है इसमें। और मुखिया जी का जो घर है, पूरा गांव भरा हुआ है।
और उसके बाद जो गाना होता है वहां, उस गाने को जो बाई जी जो आलाप लेती हैं वो भी निर्गुण है। देखिए, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ जब गांव से होता है तो निर्गुण से होता है, कबीर से होता है। गांव में कबीर, तुलसी ये इतने समाहित हैं, और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक रिवाज हैं, उसमें निर्गुण का बड़ा महत्व है। नीच ऊंच कुछ बूझत नाही, मैं हारी समझाया, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी दिल में गड़ी गए। यहां श्रृंगार भी है और निर्गुण भी है। ईश्वर और भक्त के बीच जो संपर्क है, जो उनके बीच जो साकार होने की स्थिति है, वो भी है, और नैना बड़े बेदर्दी हैं। तो इसमें एक श्रृंगार का भी भाव है। तो इस जो श्रृंगार का भाव है, लोग उसका जिक्र करने लगते हैं। ये दोनों नैना बड़े, हम गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कहानी एक सांस्कृतिक कहानी भी बन जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि ये एक आंचलिक कहानी है। निश्चित रूप से ये एक प्रदेश की कहानी है, लेकिन जो इसमें समस्या आई है वो समस्या महत्वपूर्ण है। बाकी समस्याएं, बाकी प्रसंग तो इस कहानी का कलेवर है, शरीर है इस कहानी का। इस कहानी का की जो आत्मा है, वो कहानी का की आत्मा है सामाजिक अंतर्विरोध, सामाजिक रूढ़ियां, और उस रूढ़ी पर, उस सामाजिक अंतर्विरोध पर विजय प्राप्त करता एक व्यक्ति। तो एक आशा की किरण दिखाई है शिव प्रसाद सिंह ने कि अब एक जागृति आ रही है। लोग बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि इस रूढ़ियों का विरोध भी करने के लिए सामने आ रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है, और सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य के भीतर होता है। तो मनुष्य की जो मनुष्यता है वो बची हुई है, और कर्मनाशा यहां हार जाती है। कैसे हार जाती है? ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो किंवदंती है, लोक मान्यता है कि बिना बलि लिए कर्मनाशा लौटती नहीं है, और उस बलि को बचाकर भी कर्मनाशा लौट जाती है बिना किसी का बलि लिए हुए। तो ये जो अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, उन अंधविश्वासों का खंडन करती है कहानी। यह कहानी बताती है कि मनुष्यता सबसे बड़ी चीज होती है। जाति का कोई महत्व नहीं है। बड़े होना या छोटा होना जन्म से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि निर्धारण होता है उसका कर्म से। पांडे जी जो अभी तक विवश थे, उधड़ बून में थे कि परंपरा की रक्षा करें या नई रीत को अपनाएं, एक विधवा को बहू के रूप में अपनाना एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, और ये चुनौती भरा कार्य पंडित जी करते हैं। इस प्रकार यह कहानी उन समस्त वर्जनाओं को तोड़ती है, रूढ़ियों को तोड़ती है, और समाज को आगे की ओर बढ़ने को उद्यत करती है। हम भी एक प्रगतिशील व्यक्ति बने, हम भी ऐसे व्यक्ति बने जो समाज में होने वाली वर्जनाओं को तोड़ें, आगे बढ़ें, और जो विधवा है समाज में उसको उसका सम्मान दें, और विधवा विवाह को हम प्रासंगिक ठहराएं, सही ठहराएं। तो इस प्रकार ये कहानी हमें ले जाती है, हमें एक रोशनी की ओर, एक आशा की ओर कि हमारा समाज बदलेगा, और इस बदले हुए समाज में हम एक बेहतर से बेहतर मनुष्य बनेंगे, हमारा समाज बेहतर बनेगा, और जब हमारा समाज बेहतर बनेगा तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी बेहतर बनेगा। तो आज हमने कर्मनाशा की हार कहानी पर विचार विमर्श किया। आप इसे पढ़िए,
और इसके आदर्शों को गुनिए, और इस प्रकार यही सार्थकता है इस प्रकार की कहानियों की। नमस्कार, धन्यवाद।